नमस्कार। हाउ टू बिल्ड प्रोग्राम लॉजिक के और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करने के प्रोग्राम को लॉजिक को कैसे बिल्ड करें ये देखेंगे। सबसे पहले हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। इससे हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है ये समझने में आसानी होगी। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करने के प्रोग्राम को लॉजिक को कैसे बिल्ड करें ये देखेंगे। फिर इस लॉजिक के स्टेप्स आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एक्चुअल प्रोग्राम देखेंगे और इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए 153 इस नंबर के साथ एक ड्राई रन करेंगे। शुरुआत करते हैं, पर याद रखिए आप हमेशा प्रोग्राम का लॉजिक कैसा बिल्ड हो रहा है इस पे ध्यान रखें। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल 153। इस नंबर में 3 डिजिट्स है। अब हम इस नंबर के हर एक डिजिट को अलग अलग लिखते हैं 153 और फिर इस हर एक डिजिट को नंबर 3 जो कि इस नंबर का लेंथ है उसको रेस करते हैं। सो 1:3, 5:3 और 3:3। फिर इनकी वैल्यूज निकालते हैं। सो 1:3 1 होता है, 5:3 125 होता है और 3:3 27 होता है। और फिर इन सबको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 153 जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर है। और इसी कारण 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं नंबर 1634 का। इस नंबर में 4 डिजिट्स है, मतलब इसका लेंथ 4 है। अब इस नंबर के हर एक डिजिट्स को हम अलग अलग लिखते हैं 1634 और फिर हर एक डिजिट को 4 जो कि इस नंबर का लेंथ है उसको रेस करते हैं। सो 1:4, 6:4, 3:4 और 4:4। फिर इनकी वैल्यूज निकालते हैं। सो 1:4 1 होता है, 6:4 1296 होता है, 3:4 81 होता है और 4:4 256 होता है। और फिर इन नंबर्स को ऐड करते हैं। सो 1 + 1296 + 81 + 256 और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो है 1634 जो कि वापस से हमारा ओरिजिनल नंबर है। इसी कारण 1634 भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो अब हम देखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का डेफिनेशन। कोई भी नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है अगर उस नंबर के हर एक डिजिट्स को अगर हम उसके लेंथ के साथ रेस करें और फिर इनको ऐड करें और फिर जो फाइनल टोटल रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अगर अपना ओरिजिनल नंबर ही होता है तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। इस नंबर को नार्सिसिस्टिक नंबर भी कहते हैं। इस प्रोग्राम के लॉजिक को कैसे डेवलप करें? हम जो स्टेप्स हमने देखे हैं एग्जाम्पल्स में उसी स्टेप्स को लॉजिक में इंप्लीमेंट करेंगे और उसी से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम लिखेंगे। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रोग्राम के लॉजिक के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो हमें दिए हुए नंबर के लेंथ या नंबर ऑफ डिजिट्स है वो आइडेंटिफाई करने। नंबर में कितने सारे डिजिट्स है, उसके बाद हर एक इंडिविजुअल डिजिट को हमें निकालना है। उसके बाद इस डिजिट को जो लेंथ है उसके साथ रेज करना है और जो रिजल्ट आता है उसे ऐसे ही प्रीवियस रिजल्ट को ऐड करना है।
और ये जो स्टेप्स है 2, 3 और 4, इसे हर एक इंडिविजुअल डिजिट के लिए हमें रिपीट करना है। फाइनली हमें जो टोटल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, उसे हमारे ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करना है। अगर दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो आइए अब देखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एक्चुअल प्रोग्राम। हम शुरुआत करेंगे इंक्लूड स्टेटमेंट से, इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड con.io.h और एक इंक्लूड स्टेटमेंट math.h। ये math.header फाइल को इंक्लूड करेगा जिसमें POW नाम का एक फंक्शन प्री डिफाइन है जो कि किसी भी वैल्यू को किसी और वैल्यू के साथ रेस करके उसकी पावर वैल्यू को रिटर्न करता है। फिर मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एक अच्छा प्रोग्रामर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करता है ब्रैकेट को क्लोज करता है, इससे बहुत सारे एरर्स अवॉइड होते हैं। फिर हम डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल्स नम और लेन, दोनों ही इन टाइप के। नम में हम नंबर की वैल्यू लेंगे और लेन में हम लेंथ की वैल्यू लेंगे। फिर हम डिक्लेयर करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन जिसके दो पैरामीटर रहेंगे, दोनों के ही टाइप इंटीजर रहेंगे। फिर एक प्रिंटफ फंक्शन जो कि यूजर को नंबर और उसकी लेंथ की वैल्यू एंटर करने के लिए संकेत देगा। हम लेंथ की वैल्यू खुद कैलकुलेट कर सकते हैं पर वो हमारे प्रोग्राम का फोकस नहीं है, इसलिए हम इस प्रोग्राम में यूजर से डायरेक्टली नंबर की लेंथ की वैल्यू लेंगे। फिर एक स्कैनफ फंक्शन जिसमें हम एक्चुअली नम और लेन वेरिएबल्स की वैल्यू लेंगे। फिर हम आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन को कॉल करते हैं जिसमें हम दो वैल्यूज पास करते हैं, नम की वैल्यू और लेन की वैल्यू। और फिर गेट और रिटर्न 0 स्टेटमेंट के साथ हमारे मेन फंक्शन की समाप्ति होती है। अब हम देखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन। तो आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन और उसके दो पैरामीटर्स नम और लेन, दोनों के ही टाइप इंटीजर। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके आर्ग्यूमेंट्स के नाम थे वही आपके पैरामीटर्स के नाम हो, पर अगर सेम नेम होंगे, अगर वही आप नाम यूज करते हैं तो आपको वेरिएबल्स और उसकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। इसलिए एक अच्छे प्रोग्रामर की ये निशानी है कि वो वही नाम यूज करे जो उसने मेन फंक्शन में यूज किए थे। फिर हम और दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, टेम्प और रेस। टेम्प की जरूरत क्या है? अगर आप अपने स्टेप नंबर 6 को देखें, उसमें हमें फाइनली नम की ओरिजिनल वैल्यू और जो फाइनल टोटल आती है उसे कंपेयर करना पड़ता है। अगर ये दो वैल्यू सेम है तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, पर हमारे प्रोग्राम में नम की वैल्यू चेंज होने वाली है और इसलिए हमें नम की वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत है। इसीलिए शुरुआत में ही हम नम की वैल्यू या नंबर की वैल्यू टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और रेस्ट वेरिएबल की ज़रूरत है कि उसमें हम हमारे जो सम करने के बाद या ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनती है वो हम रेस्ट में स्टोर करते हैं। अब हम स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि हमें हर एक डिजिट को अभी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, नम परसेंटाइल 10। परसेंटाइल हमें फाइनल रिमाइंडर देता है जो कि एक डिजिट होगा इस केस में, और वो वैल्यू हम x को असाइन करेंगे। फिर इस x वैल्यू को हम POW फंक्शन में पास करेंगे लेन के साथ, जो हमें x लेस टू रेन वैल्यू या रिजल्ट रिटर्न करेगा, और वो हम वापिस से x को ही असाइन करते हैं और फिर इस x को हम रेस्ट को ऐड करते हैं। इसमें हमारे स्टेप नंबर 2, 3 और 4 कवर हो जाते हैं। पर क्या हम इन स्टेटमेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं? क्या हम यही कोड कम स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं रेस्ट प्लस इक्वल टू पावर ऑफ x कॉमा लेन। हमने किया क्या है,
जो हमारे जो लास्ट दो स्टेटमेंट्स थे, x इक्वल टू पावर ऑफ x कॉमा लेंथ और x प्लस इक्वल टू x, इसे हमने कंबाइन किया है एक ही स्टेटमेंट में। बजाय कि हम x को पावर की वैल्यू देने के बाद उसे रेस्ट में ऐड करें, हम क्या करते हैं, हम पावर की वैल्यू डायरेक्टली रेस्ट को ऐड करते हैं। इससे हमारा एक स्टेटमेंट कम हो जाता है। पर क्या हम इससे भी और एक स्टेटमेंट कम कर सकते हैं? हमारे पहले स्टेटमेंट हमने x को नम परसेंटाइल 10 वैल्यू असाइन की है और ये वैल्यू x की हमने पावर फंक्शन में पास किए। ठीक, पर अगर हम नम परसेंटाइल 10 डायरेक्टली पावर फंक्शन में लिखे तो ऐसे रेस्ट प्लस इक्वल टू पावर ऑफ नम परसेंटाइल 10 कॉमा लेंथ। इससे होता क्या है, हम डिजिट को लेंथ के साथ रेस करते हैं और जो रिजल्ट आता है डायरेक्टली हम रेस को ऐड करते हैं। इससे हमें x नाम के वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती। और एक अच्छा प्रोग्रामर ना कि स्टेटमेंट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, पर कम से कम वेरिएबल्स में प्रोग्राम को लिखने की कोशिश करता है। इससे प्रोग्राम की साइज कम होती है और प्रोग्राम का स्पीड भी बढ़ता है। अब उस कोड को और एक स्टेटमेंट को ही यूज करेंगे जो कि रेस्ट प्लस इक्वल टू पावर ऑफ नम परसेंटाइल 10 कॉमा लेंथ है। इससे हमें स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 का कोड इसमें कवर हो जाता है। अब हम यही स्टेप हर एक डिजिट के लिए रिपीट करना चाहते हैं, जो कि हमारा स्टेप नंबर 5 है। राइट, तो हमें अभी नेक्स्ट डिजिट को निकालना होगा और इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। इससे क्या होगा, नम की वैल्यू उसकी क्वोशंट की वैल्यू बनेगी और उससे जो लास्ट डिजिट है वो निकल जाएगा। ठीक, अभी हमें नया नंबर मिलेगा और फिर हम जो प्रीवियस स्टेप है उस नए नंबर को अप्लाई करेंगे। ठीक, और हमें ये स्टेप्स हर एक डिजिट के लिए रिपीट करने पड़ेंगे। और ध्यान रखिए, जहां भी हमें कोई स्टेप्स को बार बार रिपीट करना होता है तो हम इन स्टेप्स को लूप में लिखते हैं और इसीलिए हम यहाँ पे एक व्हाइल लूप का यूज करेंगे। और व्हाइल लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम एक कंडीशन को डालेंगे। अगर हम किसी कंडीशन को मेंशन नहीं करते या ट्रू या 1 ऐसे कुछ वैल्यूज मेंशन करते हैं तो व्हाइल लूप टर्मिनेट होगा नहीं, जिससे कारण प्रोग्राम चलता ही रहेगा और हम ये चाहते नहीं है। हम इस प्रोग्राम को किसी मोड पे रोकना चाहते हैं, इसलिए हमें एक टर्मिनेटिंग कंडीशन की जरूरत पड़ती है। और इस केस में हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है नम ग्रेटर देन 0। जब तक नम की वैल्यू 0 से ज्यादा है इस कोड को रिपीट करें, इस लूप को रिपीट करें। ठीक, तो ये हमारी व्हाइल लूप हो जाती है। और इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 6 जो कि हमारा फाइनल स्टेप है, जिसमें हम नम की ओरिजिनल वैल्यू को जो रेस्ट की टोटल वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करते हैं और अगर वो सेम है तो हम उस नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के रूप में प्रिंट करते हैं। इसलिए हमारा इफ कंडीशन जहाँ पे टेम्प की वैल्यू कंपेयर की जाती है रेस्ट के साथ, टेम्प क्यू, टेम्प में हमारी नम की ओरिजिनल वैल्यू स्टोर की गई थी। ओके, और अगर ये सच है तो हम प्रिंट करेंगे द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और फिर एक रिटर्न 0 स्टेटमेंट के साथ हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का फंक्शन एंड होता है। अब हम ट्राई रन करेंगे नंबर 153 के साथ। हम ये अज्यूम करेंगे, हम ये मान लेंगे कि मेन फंक्शन को कॉल किया गया है या रन किया गया है, जिसमें यूजर ने नम और लेन वेरिएबल्स के लिए 153 और 3
वैल्यूज पास किए हैं। नम को असाइन किया गया है 153, लेन को असाइन किया गया है 3, और फिर मेन फंक्शन आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन को कॉल करता है, और इसलिए हमारे फंक्शन आर्मस्ट्रॉन्ग को कॉल आता है। इसके बाद दो वेरिएबल्स नम और लेन डिक्लेयर किए गए। इसमें नम को वैल्यू असाइन गई 153 और लेन को असाइन गई वैल्यू 3। इसके बाद दो और वेरिएबल डिफाइन किए गए, टेम्प और रेस। टेम्प को वैल्यू मिलती है नम की जो कि है 153 और रेस को वैल्यू मिलती है 0। उसके बाद व्हाइल लूप की स्टेटमेंट कॉल होती है और एग्जीक्यूशन होता है, और इसमें कंडीशन चेक की जाती है। नम की वैल्यू 0 से ज़्यादा है क्योंकि नम की वैल्यू 153 है, और इसलिए व्हाइल लूप के अंडर कंट्रोल चला जाता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है व्हाइल लूप का। पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाती है कि जिसमें नम परसेंटाइल 10 किया जाता है। नम परसेंटाइल 10 है 3 क्योंकि नम की वैल्यू है 153, तो फाइनल रिमाइंडर 3 आता है, और इसे पावर फंक्शन में लेन के साथ रेस किया जाता है। लेन की वैल्यू है 3, तो 3 रेस टू 3 इज 27, और इसे रेस को ऐड किया जाता है। रेस की अभी वैल्यू है 0, तो 0 प्लस 27 27 ही होता है, और वो की रेस को असाइन किया जाता है। इसके बाद नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। नम की वैल्यू 153, तो नम की वैल्यू बन जाती है 15, और इसके साथ हमारा ये साइकिल एंड हो जाती है। वापस से व्हाइल लूप कंडीशन चेक की जाती है। नम की वैल्यू 0 से ज़्यादा है इसलिए कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल व्हाइल लूप के अंदर चला जाता है। हमारी सेकेंड साइकिल शुरू हो जाती है। वापस से फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाती है। नम परसेंटाइल 10 अभी 5 है। पावर ऑफ नम परसेंटाइल 10 रेज टू लेन 5 रेज टू 3 जो कि 125 है, और इसे रेस को ऐड किया जाता है। रेस की वैल्यू अभी 27 है, 27 प्लस 125 रेस की वैल्यू बन जाती है 152। ओके, और उसके बाद नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 के नम की वैल्यू 15 है, 15 डिवाइड बाय 10 कोशेंट होता है 1, तो नम को 1 की वैल्यू मिलती है। उसके बाद साइकिल एंड होती है और वापस से व्हाइल लूप की कंडीशन चेक होती है। नम की वैल्यू अभी भी 0 से ज़्यादा है, इसलिए कंट्रोल व्हाइल लूप के अंदर चला जाता है कि हमारी थर्ड साइकिल स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद नम परसेंटाइल 10 जो कि 1 है, पावर ऑफ 1 रेज टू लेन हो जाता है वापस से 1, और इसे रेस की वैल्यू को ऐड किया जाता है। 152 प्लस 1 रेस की वैल्यू हो जाती है 153। फिर नम को नम बाय 10 की वैल्यू मिलती है। नम की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 10 के नम की वैल्यू बन जाती है 0। इसके बाद वापस से कंडीशन चेक की जाती है। अभी नम की वैल्यू 0 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसलिए कंट्रोल लूप के अंदर जाता नहीं है, बल्कि वो लूप के बाद जो सबसे पहली स्टेटमेंट है उसके पास चला जाता है, और जो स्टेटमेंट है वो है इफ कंडीशन, जहाँ टेम्प की वैल्यू कंपेयर की जाती है रेस्ट के साथ। रेस्ट की वैल्यू है 153 और टेम्प की वैल्यू भी 153 है, इसलिए कंडीशन 2 इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, जो कि प्रिंट करेगी कि ये नंबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। इसके बाद रिटर्न 0 स्टेटमेंट कॉल करने के बाद ये फंक्शन एंड होता है और कंट्रोल वापस से मेन फंक्शन के बाद जाता है। मेन फंक्शन की गेट ch और रिटर्न 0 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ये प्रोग्राम एंड होता है। Friends, if you found this video useful then please like it. Do subscribe to the channel by clicking on the subscribe button.
Also share this video and playlist with your friends. Thank you for watching.